हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे एमसीक्यू के क्वेश्चंस, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से आसानी हो। इसलिए तो आज का यह वीडियो होने वाला है बहुत मज़ेदार, तो हो जाइए तैयार, स्किप मत करिएगा। पूरे 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत ही मज़ेदार बायो के क्वेश्चन हैं ये। और करना ये रहेगा कि आपको कि मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं स्टूडेंट, और जितना भी बने आपको प्रैक्टिस करना है। अभी ये निगेटिव मार्किंग है, एग्जाम में रहेगा, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस ऐसा करना है। थोड़ा पढ़ा पढ़ाया टॉपिक्स है, लगे तो आप बिल्कुल क्लिक करिएगा। और लास्ट में आपको करना रहेगा कि कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए। ठीक है स्टूडेंट। और बीच बीच में आपको मैं कुछ बातें भी बताते जाऊंगा, उसको भी आपको ध्यान से सुनना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए स्टूडेंट। अभी हो सकता है कि वीडियो बाकी अदर स्टूडेंट को ना मिल पा रहा होगा, तो इसलिए आप क्या करना है, आपको यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि क्या होगा कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचोगे तो उससे क्या होगा कि उनको भी पढ़ने में आसानी होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तभी आपको ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो मिलते रहेंगे। लेट स्टार्ट। तो देखिए, आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन लेके आए, पूरे 30 क्वेश्चन लेके आए स्टूडेंट आप लोगों के लिए। आपको करना क्या है, देखना है, और उसके बाद फिर मेरे द्वारा यहाँ पे आंसर बताया जाएगा। उसके पहले आप लोग क्लिक करके रख लीजिए, अपने कॉपी में नोट करके रख लीजिए। फिर मैं यहाँ आंसर बताऊंगा, उसके बाद आप टैली करके रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो भाई, तो हम शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही एवं सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है, मनुष्य में निम्न में से किन गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है लिंग का निर्धारण होता है, यह पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस एक्स गुणसूत्र, वाई एक्स प्लस ए प्लस एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई जेड गुणसूत्र। ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो आप सोचेंगे, आप वीडियो को पॉज करके सुनेंगे, फिर उसके बाद विचार करेंगे, फिर उसके बाद क्लिक लिखिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अपने को पूरे 30 क्वेश्चन जाने स्टूडेंट, समय को ध्यान में रखते हुए। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए भाई, इसका जो राइट आंसर है, वो है, क्या है भाई, चलो वाह, गायब हो गया है। चलो कोई बात नहीं, वापस लाते इसको, वापस आ गया ये। ठीक है, तो भाई इसका राइट आंसर है आपका वाय गुण सूत्र। क्या है आपका, वाय गुण सूत्र है। वाय गुण सूत्र जो क्या करता है स्टूडेंट, लिंग गुण सूत्र का क्या करता है, निर्धारण करता है। इसको समझते हैं हम इधर समझते हैं इसको। देखिए क्या होता है स्टूडेंट, हमारे हम जो मनुष्य हैं, मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य में टोटल जो होते हैं कितने, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। ये गुणसूत्र क्या होता है स्टूडेंट, गुणसूत्र ये होता है जिसमें क्या होता है, जो जीन होता है। अब जीन क्या होता है, जीन मतलब होता है लक्षण। लक्षण को अपन क्या बोल सकते हैं, जीन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब छोटा सा बेबी होते हैं, तो उसके बाद देखते हैं कुछ दिनों के बाद, तो बोलते हैं उसका कुछ चेहरा, कुछ आंखें, नाक, या कुछ उसके चलने के रहन सहन, इस टाइप के कुछ बनावटी जो है उनके पूर्वजों से मिलते हैं। बोलते हैं ना कि कभी कभार देखते, मान लो अगर कोई लड़का हुआ देखते हो, वाह हमारा तो बाबा आ गए करके, और लड़की होते तो बोलते हैं वाह दे हमारे डोकरी दैया है भाई करके। हाँ, वो क्यों बोलते हैं ऐसा, कुछ उनको लक्षण दिखाई देता है। तो जो लक्षण जो है वो एक पीढ़ी से कहाँ जाते हैं, दूसरे पीढ़ी। अब इसको कैसे समझेंगे अपन, मान लो कि मैं हूं, ठीक है, मेरे में कुछ लक्षण होंगे, वो किससे आएंगे, मेरे पापा जी से आएंगे, या तो फिर मेरे किस में आएंगे, दादाजी से आएंगे। आगे जो जनरेशन जब चलेगा तो मेरे लक्षण उसमें दिखाई देंगे। तो एक पीढ़ी से कहां जाएंगे, दूसरे पीढ़ी में जाएंगे। तो किसकी सहायता से जाएंगे, जो लक्षण जो होंगे वो किसकी सहायता से जाएंगे, वो गुण सूत्र की सहायता से जाएंगे। ठीक है, किसकी सहायता से जाएंगे, वो गुण सूत्र की सहायता से जाएंगे। और अगर आप देखोगे तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 46 गुणसूत्र जो होते हैं स्टूडेंट, याद रखेंगे कितने का जोड़ा होता है, ये 23 का जोड़ा होता है। 23 का जोड़े का मतलब, कहने का मतलब 23 गुणसूत्र हमको अपने मम्मी से मिलते हैं, और 23 गुणसूत्र हमको किससे मिलते हैं, अपने पापा से मिलते हैं। ठीक है, 23 गुणसूत्र अपने मम्मी से और 23 गुणसूत्र किससे मिलते हैं, पापा से मिलते हैं। इसमें अगर मैं और डिवाइड करूं स्टूडेंट, तो क्या होगा, 23 में इसको अगर मैं डिवाइड करूं 22 और 1, 22 और 1। ठीक है, अब ये 22 और 1 क्या है स्टूडेंट, तो 22 और 1 का मतलब, ये जो 22 जो गुणसूत्र हैं, ये हमारे शरीर का कैसा गुणसूत्र है, दैहिक गुणसूत्र है। दैहिक गुणसूत्र है।
दैहिक गुणसूत्र का मतलब हुआ स्टूडेंट जो हमारे जो शरीर है, जो शरीर बनते हैं ना, शरीर के अलग अलग जो पार्ट्स बनते हैं वो गुणसूत्र बनने में जो सहायक होते हैं, ऐसे गुणसूत्र को दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी है 22। और ये जो आप एक जो देख रहे हो ये जो है इसको बोलते हैं क्या, लिंग गुणसूत्र। इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ओके, तो सेम वैसे ये तो मान लो हमको मिला मेल, मतलब पापा से मिल गया, मम्मी से लिख देते हैं, यहाँ पे पी लिख देता हूँ मैं, पापा से मिल गए, तो सेम यहाँ पे भी वही होगा। 22 क्या है स्टूडेंट, अभी मैंने आपको क्या बताया, 22 जो है वो क्या है आपके दैहिक गुणसूत्र हैं, और एक जो है वो क्या है आपके लिंग गुणसूत्र हैं। क्या है वो, लिंग गुणसूत्र है। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना 22 और 22 बराबर कितना 44 प्लस 1 और 1 2। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब 44 गुणसूत्र कैसे गुणसूत्र हैं, दैहिक गुणसूत्र हैं, और जो 2 गुणसूत्र हैं वो कैसे हैं आपके लिंग गुणसूत्र हैं। ठीक है ना। पेपर में व्यापम का पेपर होगा स्टूडेंट, अभी लेवल देख रहे हो आप लोग, तो थोड़ा सा लेवल जो है अभी अच्छा खासा अच्छा हो गया है, बोलना चाहिए थोड़ा अप हो गया है, तो आपको एक एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं। तो कथन कारण कब बनेंगे, जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, एक बार एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, इसमें हम लोग देखते हैं, तो मान लो बॉयज और गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स मतलब लड़का और लड़की, तो क्या लड़का और लड़की के क्या गुणसूत्र के समान होते हैं क्या, नहीं। 22 और 22 44 तो चलो ठीक है, हम बात कर रहे हैं लिंग गुणसूत्र, क्योंकि लिंगों का निर्धारण होता है, एक लड़का होता है और एक क्या होती है, लड़की होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, लड़का जो होता है स्टूडेंट उसके गुणसूत्र जो होते हैं उसमें x और y, क्या होते हैं x और y, और लड़की के क्या होते हैं x और x गुणसूत्र होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो दैहिक गुणसूत्र होते हैं, और जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, बोला था मैंने लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो अब देखो भला, अगर लड़की रहेगी तो उसमें लिंग गुणसूत्र क्या रहेगा XX, और लड़का रहेगा वो क्या रहेगा उसमें XY। ओके, कभी आपसे ये पूछा जाएगा कि लड़कों का गुणसूत्र क्या होता है, तो XY, और लड़की का क्या रहेगा XX। ठीक है ना। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो लिंगों का निर्धारण करने में कौन, क्योंकि इसमें भी X है इसमें भी X है, जब X और X मिलेंगे तो क्या होगा, लड़की होंगी। लेकिन लिंगों का निर्धारण करने में इसलिए कौन सहायक है आपका, कौन सा गुणसूत्र, Y गुणसूत्र। क्लियर हुआ, ये होगा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, चलिए मेरा प्रयास रहेगा जहां पे आपको समझाने के कुछ कुछ पॉइंट्स रहेंगे वहां पे मैं आपको क्लियर भी कर दूं साथ साथ। जैसे कि देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइजोबियम जीवाणु होते हैं, क्या बोला जा रहा है, राइजोबियम जीवाणु होते हैं। अभी क्या हो गया, जीवाणु आप लोगों ने सुना होगा, जीवाणु, जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। हिंदी में अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप लोग देख सकते हैं बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया जो होता है वो किस तरीके का होता है, परजीवी, कीटभक्षी, मृतजीवी, सहजीवी। मतलब पैरासाइट, कीटभक्षी मतलब क्या हो गया आपका इंसेक्टिवोरस हो जाएगा, सेप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोसिस। बताइए क्या होता है राइजोबियम, चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या हो सकता है। चलिए भाई मेरा आंसर तो रेडी हो गया है, और इसका राइट आंसर है क्या है, सहजीवी। सहजीवी का मतलब क्या होता है, सिम्बायोसिस होता है। क्या होता है इसमें, सिम्बायोसिस के नाम से जाना जाता है, मतलब कि सहजीवी के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि क्या होता है ये। देखिए हमने पढ़ा बैक्टीरिया, क्या पढ़ा, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होता है स्टूडेंट जीवाणु होता है, ठीक है ना, क्या होता है, जीवाणु होता है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, जीवाणु जो होता है वो माइक्रो ऑर्गन्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, अति सूक्ष्म होता है, ठीक है ना, जिसको हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, सीधी सी बात है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड पाया जाता है XYZ। अब अपने प्रकार में आते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक था पहला था परजीवी, क्या होता है, परजीवी। परजीवी का मतलब हो गया वहां पे क्या, पैरासाइट। पैरासाइट ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव पर रहकर प्राप्त करते हैं, मतलब वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, बल्कि अपने भोजन के लिए किस पर, दूसरे जीव पर डिपेंड रहेगा। तो इसलिए क्या होगा, परजीवी। पर मतलब दूसरा, जीवी मतलब जीव, दूसरे जीव पे आश्रित रहना, वो क्या कहलाता है, परजीवी। जैसे हमें बीमारी होती है, क्या होती है, हमें बीमारी होती है,
तो आपका एक और प्रश्न आ सकता है स्टूडेंट, क्या जीवाणु से होने वाले रोगों के नाम बताओ, जीवाणु से होने वाले रोगों के नाम बताओ। ये आने वाले समय में कभी भी एमसीक्यूज करेंगे, कभी भी कुछ होगा उसमें आपको आ जाएगा, तो उसमें आपको हेल्प आ जाएगा। तो इसलिए इसका ट्रिक याद रखो। किसका याद रखना है? बैक्टीरिया का ट्रिक, बैक्टीरिया से होने वाले रोग का ट्रिक। देखिए भाई क्या है इसका, है आपका सीगोटीडा। अबे सीगोटीडा क्या है? तो चलिए इसको कहानी के रूप में समझते हैं। बैक्टीरिया जो था, बैक्टीरिया की खोज करने वाले जो शख्स थे उसका क्या नाम था? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, ये साइंटिस्ट का नाम है भाई, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक साइंटिस्ट का नाम है। ओके, अब क्या था कि जैसे लैब अटेंडेंट का भी जब फ्यूचर में एग्जाम होगा तो उसमें आपको बायो के 40 क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे प्योर 40 क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ये आपको हेल्प करेंगे, तो उसमें भी आपको काम ही आएगा। तो इनकी मान लेते हैं ना कहानी है, तो उनकी क्या थी भाई, उनको उनकी बेटी थी, उनकी बेटी का क्या नाम था? सीगोटीडा। मान लेते हैं, अपने को ट्रिक बनाना है तो सीगोटीडा था। तो अब ये अमेरिका, ये ग्रीक देश वाले लोग थे, तो उधर क्या होता है कि आप लोगों ने सुने, हमको बहुत अच्छा लगता है, लड़की भी अगर होगी तो अच्छा लगता ही बोलेंगे, अच्छा लगती नहीं बोलेंगे। तो वैसे ही क्या होता है कि एंटोनी वॉन लुवेनहॉक जो है वे यहाँ घूमने आए थे इंडिया में, और उनके रूम में जो थे मेहमान आए थे। तो वो अपने बेटी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? सीगोटीडा को क्या करना है? टी पकानी है। अब बताओ, टी को कोई पकाता है क्या? टी को बनाते हैं, लेकिन पकानी है, अपने को बनाना है, अपने को याद रखना है, चाहे कोई भी तरीके हो। क्या बोला मैंने? सीगोटीडा को टी पकानी है। सीगोटीडा कौन? मान लो बेटी, मान लो, सपोज बाय। साइंटिस्ट कौन थे? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। किसकी खोज किए थे भाई उन्होंने? बैक्टीरिया की खोज किए थे। तो हम अभी क्या बता रहे हैं आपको? हम बता रहे हैं आपको कि बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के ट्रिक। देखिए अब इसमें क्या क्या होता है। सीगोटीडा से सबसे पहले सी से होता है स्टूडेंट सिफिलिस, ठीक है। गो से क्या होता है? गोनेरिया, कॉपी में नोट भी कर लेंगे। सिफिलिस, गोनेरिया, टिटनेस, डा से डिप्थीरिया, को साइलेंट रख दो। टी से आएगा, टी से क्या हो जाएगा? टीबी। पी से आ जाएगा प्लेग। प्लेग आप सभी को पता होना चाहिए कि प्लेग जो होता है वो चूहों के काटने से होता है। तो फिर बैक्टीरिया में क्या है? अरे भाई जो चूहा जब काटेगा तो चूहा के अंदर में वो क्या होना चाहिए? वो वाला बैक्टीरिया होना चाहिए, तब वो क्या होता है? चूहों के काटने से होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चूहा काटा तो हमको प्लेग हो जाएगा ना। उस चूहों के अंदर में क्या होता है कि वो प्लेग वाला जो होता है ना, प्लेग वाला जो बैक्टीरिया होगा तब उसके काटने से, चूहों के काटने से प्लेग होगा। फिर का से हो जाएगा आपका काली खांसी, नी से हो जाएगा न्यूमोनिया, और है से हो जाएगा आपका क्या? हैजा। ठीक है, एक दो छूटे हैं उसको मैं बाद में और कवर कर दूं, लेकिन फिलहाल आपको याद ये रखना है कि सीगोटीडा को क्या करना है भाई? सीगोटीडा को टी पकानी है। तो सी से हो गया सिफिलिस, गोनेरिया, टिटनेस, डिप्थीरिया, टीबी, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया एंड हैजा। क्योंकि आने वाले समय में ऐसा क्वेश्चन मिल ही सकता है कि बैक्टीरिया से होने वाले और वायरस से होने वाले, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए अच्छा है कि आप इसी को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गए इसके। आई होप कि आपको याद हो गया। बार बार बोलेंगे सिगोटीडा को टी पकानी है, सिगोटीडा को टी पकानी है, सिगोटीडा को टी पकानी है। कौन है सिगोटीडा? बेटी मान लो। किसका? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। एंटोनी वॉन लुवेनहॉक कौन है? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक बैक्टीरिया के खोज करता है। ठीक है, ये उनके रोग के नाम हो गए। चलिए मैं आपको कुछ और पॉइंट बता रहा था। चलिए मैं बता रहा था कि ये पैरासाइटिक हो गए। पैरासाइटिक मतलब जीव, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों जीव से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। दूसरा था मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। हम बात करते हैं जो हमारा जो सही आंसर आया था उसके बारे में, सहजीवी। क्या था? सहजीवी, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट? आप लोगों ने देखा होगा, ये है जितने भी दलहन के फसल होते हैं,
दलहन फसल मतलब समझ रहे होगे आप लोग, दलहन मतलब होता है दाल वाले। कैसे वाले होते हैं? दाल वाले फसल, जैसे चना, अरहर, मूंग, ठीक है ना, ये दाल वाले फसल होते हैं। तो उनकी जड़ों में आप देखोगे स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये छोटे 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 इस तरीके से क्या थे, गांठे नुमा क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसे संरचना पाई जाती है। इसको हम हिंदी में अगर बोले तो क्या बोलते हैं? गांठ बोल देते हैं, या इसको हिंदी में अगर इंग्लिश में अगर बोले तो क्या बोलते हैं? इसको नोड्यूल बोलते हैं। और इसको और देखा जाए तो इसको क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? ग्रंथिका। क्या बोलते हैं? ग्रंथिका। एक्चुअली में होता क्या है स्टूडेंट? क्योंकि इसके अंदर में प्रेजेंट होता है क्या? बैक्टीरिया। क्या नाम है? राइजोबियम। करता क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया को जड़ दलहन फसल अपने स्थान पे जगह देता है। ओके। दूसरा चीज क्या करता है? इन्वायरमेंट, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं? कौन सा गैस को? नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो इसीलिए नाइट्रोजन का क्या किया जाता है? स्थिरीकरण किया जाता है। ये काम करने में कौन माहिर है भाई? अपना राइजोबियम। कौन है? राइजोबियम। तो राइजोबियम का काम क्या हो गया कि नाइट्रोजन को बना के मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या करता है? राइजोबियम जो है उसको नाइट्रोजन को फिक्स करता है और उसको ग्रहण करके किसको देता है? फिर वो प्लांट को। और बदले में जो है प्लांट जो है वो क्या करता है? उसको रहने के लिए स्थान देता है। सीधी सी बात है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सिम्बायोसिस। तो राइजोबियम जो होता है किस प्रकार का होता है आपका? राइजोबियम जो होता है एक प्रकार का सिम्बायोसिस। ठीक है, क्या होता है आपका? सिम्बायोसिस, मतलब कि सहजीवी होता है। चलिए, केल्विन चक्र किसे कहते हैं? केल्विन चक्र के बारे में आपके पास अगर प्रश्न आया स्टूडेंट, तो केल्विन चक्र जो होता है वो होता है, केल्विन चक्र एक केल्विन नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, और इसका राइट आंसर है C3 चक्र। ठीक है, ये चक्र है। जब आप फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब हम देखेंगे, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, तो उसमें हम आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि C2 चक्र जिसे फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है, C4 चक्र मतलब उसको कहा जाता है हैच एंड स्लैक। इसको देने वाले कौन थे आपके? हैच एंड स्लैक। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के क्वेश्चन में। चौथे नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट कि हरित लवक के कुछ झिल्लियों के ढेर पाए जाते हैं जो कहलाते हैं, जो क्या करते हैं? कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बोल रहे हैं? ग्रेना, स्ट्रोमा, मैट्रिक्स, नलिका। क्या वर्ड आया? हरित लवक। हरित लवक मतलब क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया, मतलब सीधी सी बात है कि यहां पर अगर आप देखोगे तो हरित लवक में क्या होगा आपका? ग्रेना होगा। क्या होगा स्टूडेंट? ग्रेना होगा। और ग्रेना के लिए खास बात याद रखिए, दो चीज को याद रखिए। ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश में जो होता है वो ग्रेना होता है, और अंधकार की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अंधकार में, अंधकार वाली जो क्रिया होगी वो किस में होगी? आपके स्ट्रोमा में। और प्रकाश वाला किस में होगा? आपका ग्रेना में। लेकिन अभी का प्रश्न क्या था कि हरित लवक के कुछ झिल्लियों के ढेर पाए जाते हैं जो कहलाते हैं, ये इस तरीके से होते हैं, जिसे थैलोकाइड कहा जाता है, ये इस टाइप से होते हैं। तो इसके बंच को क्या कहा जाता है? आपका ग्रेना कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपन कौन से क्वेश्चन में? पांचवा। इसको ऊपर ले जा लेता हूं मैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट? यहां वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। आपको बताना है कि कहां पे पूर्ण पाचन होता है। सीधी सी बात है भाई, क्या बोला जा रहा है यहां पे? वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का क्या हो रहा है? पूर्ण पाचन। टॉपिक क्या देखिए, समझना है, पाचन की क्रिया बोला जा रहा है। तो पाचन की जो क्रिया हो रही है स्टूडेंट, आप सभी को पता होना चाहिए कि पाचन की जो क्रिया होती है वो हमारे शरीर के, हमारा पाचन तंत्र होता है। जो पाचन तंत्र होता है उसमें आपको देखोगे तो आपको मुख गुहा से शुरू होकर ग्रास नली से होते हुए आमाशय, ये वाला तो डायग्राम आपको बचपन में सभी ने ये वाला तो डायग्राम बनाया होगा। ठीक है ना, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग सभी लोगों ने बनाए थे। ये हो गया आपका क्या? आमाशय हो जाता है ये वाला।
अमाशय हो जाता है, ये हो जाता है आपकी बड़ी आंत हो जाती है, और ये क्या हो जाती है, छोटी आंत हो जाती है, एटसेट्रा। तो यही पूछा जा रहा है, प्रश्न आपका यही है कि वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो याद रखिएगा, इन सब का पाचन कहाँ होता है, आपके छोटी आंत में होता है। पूर्ण रूप से बोला जा रहा है, पाचन क्या होता है, पूर्ण रूप से कहाँ होता है, आपका छोटी आंत में। बड़ी आंत जो होता है स्टूडेंट, याद रखेंगे कि बड़ी आंत में क्या होता है, यहां पर होता है आपका जल का अवशोषण। क्या होता है यहाँ पे, जल का अवशोषण होता है। और अमाशय जो होता है स्टूडेंट, अमाशय में याद रखेंगे कि जो यहाँ पर पाया जाता है जठर रस होता है, यानी कि यहाँ पे HCl होता है, जो भोज्य पदार्थ को पाचन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब वहां से पाचक रस का सिक्रेशन होता है, कहां से, अमाशय में। ठीक है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा है, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन कहां होता है, तो कहां होता है, आपका छोटी आंत में। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा कि जल का अवशोषण कौन किस में होता है, तो याद रखेंगे जल का अवशोषण बड़ी आंत में। और पाचन की क्रिया कहां होती है, तो याद रखेंगे अमाशय। वहां पे आपका क्या है, पेप्सिन, रेनिन, HCl, इस तरह के क्या होते हैं, पाचक एंजाइम्स वहां से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में आहार के साथ पहुंचने वाले रोगाणु, किसके साथ बोल रहा है, देखो आहार के साथ, हम जो भोजन करते हैं उसके साथ क्या पहुंच रहे हैं, रोगाणु। रोगाणु मतलब हो गया बैक्टीरिया, ठीक है ना, या सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहां जाते हैं, आहार नाल के उस भाग में मरते हैं जहां पीएच का मान होता है। अभी मैंने क्या बताया, HCl बताया, कहां होता है, HCl। और HCl मरते हैं मतलब उसका पीएच मान, तो HCl क्या है, एक एसिड है। HCl एसिड है, क्योंकि आहार नाल के साथ पहुंच रहा है, भोजन जो है वो अमाशय में पहुंचेगा और वहीं पे HCl का सिक्रेशन होता है, तो सीधी सी बात है, तो इसका पीएच मान क्या होगा। और आप सभी को पता है कि HCl एक क्या है, अम्ल है। तो दिमाग लगाइए, क्या होगा कि अम्ल का पीएच कितना होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो 0 तो नहीं हो सकता, इसको काट दो, क्योंकि 1 से 0 से करेंगे तो ठीक है, लेकिन 1 आएगा तब तो एसिड की मात्रा होगी। 7 न्यूट्रल हो गया, 10 क्षारी हो गया, बचा कौन, आंसर इज ए। ठीक है, तो एकदम कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट हमको लॉजिक लगाना होता है, ठीक है, क्योंकि HCl क्या है, HCl एक अम्ल है, और अम्ल का जो होता है पीएच मान, आप देखोगे इस तरीके से पीएच मान होता है, यहाँ पे 7, 0, 14। तो 0 से जो 7 होता है वो होता है क्या, एसिड, और 7 से जो 14 होता है वो क्या होता है, आपका बेस। क्या होता है, आपका बेस होता है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे एक चीज और याद रखिए, देखिए ये जो होता है आपका 7 यहां से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये पीएच स्केल है जी। ठीक है ना, ये क्या है, आपका पीएच स्केल है, ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा। तो पीएच स्केल के नाम से इसे जाना जाता है। इस स्केल की सहायता से हम किसी भी तत्व का, पदार्थ का क्या करते हैं, अम्ल और क्या करते हैं उसमें, क्षार, अम्ल और क्षार का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसको खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे उसका नाम था क्या, सोरेनसन। ठीक है, 1909 में, इसमें 1909 में इसकी क्या की थी, खोज की थी, और उन्होंने एक स्केल के रूप में पैमाना माना था। तो इन्होंने बताया था स्टूडेंट कि 0 से लेके 7 तक तो होता है, ये क्या होता है स्टूडेंट, एसिड तो होता है, ये आपको अभी मैंने बताया। और 7 से लेके जो 14 तक का जो होता है, 8 से लेके बोलना चाहिए, वो क्या होता है आपका, बेस। ठीक है, क्षार। जो 7 वाला जो होता है वो क्या होता है आपका, वो कैसा होगा आपका, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। और इसका मान देखोगे तो किसका होता है, ये जल का होता है। जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कौन बोलना चाहिए, प्रबल, बोलना चाहिए कि प्रबल अम्ल और प्रबल जो क्षार होते हैं, एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा समय, हाँ, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार बोला जाता है, तो उसको हम आगे की क्लास में देखेंगे। लेकिन अगर बोला जाए सर्वाधिक मात्रा में जो बोल सकते हो प्रबल अम्ल का पीएच मान कितना होगा, तो याद रखेंगे ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा पीएच का मान, वैसे वैसे उसका क्या होता है, अम्ल की मात्रा कम होते जाएगी। ठीक है ना, मतलब सर्वाधिक पीएच मान कितना होगा अम्ल में, 1। 6 भी अम्ल है, 1 भी अम्ल है, मतलब एसिड है, लेकिन दोनों में सर्वाधिक मात्रा में एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा आपका, 1 नंबर वाला। ठीक है, सेम क्षार में होगा, तो क्षार में जस्ट क्या होगा, ये आगे बढ़ना है आपको, तो आगे बढ़ेंगे तो एक 8 नंबर और एक 14 नंबर, तो
फिर इसकी तरह दिमाग लगाओगे तो भाई कम नंबर वाला था तो स्ट्रांग था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसमें स्ट्रांग कौन होगा? ज्यादा नंबर वाला। अब बोलोगे क्यों? अरे भाई 7 क्या है? 7 आपका उदासीन है, तो जो पास में रहेगा वो भी तो क्या रहेगा? उतना स्ट्रांग रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो ये चीज को याद रखेंगे, एक बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब उसके बाद है ये 7वां नंबर। देखो 7वां क्वेश्चन और 8वां जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो रिपीट हो गया है, तो मैं देख सकते हो अमाशा में कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन, ये तीनों। और यहाँ पे भी देखो शरीर क्या है, ये अमाशय में कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम में पाया जाता है? रिपीट हो गया। चलिए तो मैं इसको आपको यहाँ से ले लेता हूँ ताकि आपको यहाँ से अपने को 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है भाई? अमाशय में, अभी मैंने आपको बताया था अमाशय के बारे में, अमाशय के बारे में मैंने बताया था, तो उसमें अगर आपने देखा तो पता चला क्या बोला? अमाशय में कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम पाया जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही चीज को बताया था, आप लोगों ने अगर सुना होगा तो याद आ रहा होगा। पेप्सिन बोला था शायद, मेरे को याद आ रहा है, रेनिन, म्यूसिन और क्या होता है ये तीनों। सीधी सी बात है, अभी मैंने 2 नाम बोले थे, लॉजिक लगाओ, जल्दी से क्लिक करो, क्लिक करो। हो गया? लगा लिए? नहीं लगाया हो तो जल्दी से लगाइए, पॉज करो, सोचो क्या हो सकता है। तो देखो पेप्सिन भी बोला था मैंने, रेनिन भी बोला था, जब 2 हो गया तो सीधी सी बात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे? आंसर आएंगे। ओके, चलिए सामान्यतः मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? देखो फिर पाचन तंत्र से आया क्वेश्चन है। किससे आया है? ये पाचन तंत्र से आया है। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये बेसिक जो बायो होता है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पाचन तंत्र का है। ये आपको 11वीं या 12वीं के एग्जाम के बुक में आप देखोगे पाचन तंत्र आहार नाल करके, तो उसमें आपको देखने मिल जाएगा। तो मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितना था? जल्दी से अपना कॉपी में नोट डाउन करिए। इसकी जो होता है स्टूडेंट, ये होता है 6.5 मीटर होता है। किसकी? छोटी आंत की। किसकी होती है? छोटी आंत की होती है। ओके, और अगर मैं बताऊं बड़ी आंत की अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 1.5 से 2.5 को लिया जाता है। ठीक है ना, छोटी आंत का जो होता है वो क्या होता है? 1.5 से 2.5 के बीच को लिया जाता है, ये बड़ी आंत का लंबाई है। और लेकिन नाम उल्टा है स्टूडेंट ना, नाम क्या है? छोटी आंत, लेकिन उसकी लंबी क्या है? लंबाई क्या है? बड़ी है। ओके, और बड़ी आंत बड़ा आंत, लेकिन उसकी साइज कैसे होती है? छोटी होती है। ये मीटर में दिया हुआ है स्टूडेंट, याद रखेंगे। किसमें दिया है? मीटर में दिया हुआ है। और ये कभी फीट में भी दे देता है तो कंफ्यूजन होता है। आप लोगों ने, आपको पता होना चाहिए कि कितना क्या होता है करके, आप थोड़ा सा पता करके कमेंट में बताइएगा बोला कितने फीट होंगे करके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 10वां नंबर का क्वेश्चन आपके पास पेश है। क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन बड़ी आंत का भाग नहीं है? अब बड़ी आंत का भाग पूछा जा रहा है स्टूडेंट, तो बड़ी आंत के भाग के लिए तो आपको उसके नाम पता होना चाहिए क्या है करके। तो बड़ी आंत का क्या बोल रहे हैं? सीकम, कोलन, रेक्टम, डायोडिनम, डियोडिनम। ठीक है, इन सब के बारे में आपको बताना है। तो इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मैप बनाया, थोड़ा सा ये वाला भाग। ठीक है ना, तो ये वाला जो भाग है स्टूडेंट, इसको मैं बता दूं आपको, डियोडिनम कहा जाता है ये। तो अब दिमाग लगाओ, ये वाला भाग और इस वाले भाग से क्या होता है? जुड़ा होता है। तो डियोडिनम वाला जो भाग जो होगा वो किसका होगा? आपका छोटी आंत का होगा। क्या पूछा है? बड़ी आंत का भाग नहीं है। तो जरा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लिक करिए, सीधी सी बात है, क्या होगा? डियोडिनम, ग्रहणी। ठीक है, तो याद रखने के लिए याद रखो क्या, बड़ी आंत के कौन कौन से नाम? सीकम, रेक्टम और क्या है आपका? कोलन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियम किसका भाग है? इलियम किसका भाग है? इतना तो पता चल गया स्टूडेंट कि ये बड़ी आंत का भाग नहीं है, क्योंकि बड़ी आंत के भाग कौन है? सीकम, कोलन, रेक्टम। चलिए मैं आपको एक हिंट दे दिया, अब क्लिक करिए जल्दी से, क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से क्लिक करिए। ठीक है, ये अमाशय का तो कोई भाग और होते नहीं है स्टूडेंट, यकृत के भी नहीं होते, तो सीधी सी बात है किसके होंगे? आपके छोटी आंत के होंगे। मतलब बड़ी आंत इलियम हो गया, इलियम, जैजुनम। ठीक है, इलियम, इसके देखो छोटी आंत के जो भाग होते हैं यहां पे मैं लिख देता हूं, एक होता है जेजुनम, फिर है इलियम,
फिर है नेक्स्ट है आपका डिओडिनम, डिओडिनम, ये छोटी आंत के नाम है। और बड़ी आंत के नाम हो गया सीकम कोलन रेक्टम, सीकम कोलन रेक्टम। ओके, तो ये हो गया आपका 12वां नंबर का क्वेश्चन। फिर क्या बोला जा रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? आपको बताना है ऐसी ग्रंथि जो पाचक ग्रंथि है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, लॉजिक लगाओ बनेगा। ग्रंथि बोला जा रहा है, ग्रंथि, ग्लैंड्स। चलिए, आंत तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, अमाशय भी नहीं हो सकता, बचा कौन, अग्नाशय और यकृत, और सबसे बड़ी बोला गया है तो बड़ी है तो क्या हो जाएगा आपका, यकृत ग्रंथि हो जाएगा। ओके, चलिए 12वां क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। चलिए अब आया ये क्वेश्चन जो व्यापम में जो आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं उस टाइप का प्रश्न है स्टूडेंट, ये क्योंकि जोड़ी मिला वाला होता है। देखिए भाई, हम 13वें प्रश्न में पहुंच गए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। मेरा प्रयास ये भी है कि मैं आंसर, क्वेश्चन पूछ के आंसर ही ना बताऊं, थोड़ा सा उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। इसलिए क्या कर रहे हैं, समय अवधि को ध्यान रखते हुए, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहा है स्टूडेंट, इसीलिए आज हम सिर्फ 15 क्वेश्चन करेंगे। 15 क्वेश्चन को अपन करेंगे कब, कल करेंगे, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो करना क्या है, बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, आप समझदार हैं, ठीक है। चलिए, क्या है, मैच करना है स्टूडेंट। अब इसमें देखो, अब अपने को पता नहीं है कि क्या आएगा करके, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा टेक्निक ये है स्टूडेंट, पहले जो समझ आ रहा है उसको देखो। क्या बोल रहा है, त्वची श्वसन, श्वास नाल, क्लोम, विसरण, फेफड़ा, मतलब ये समझ आ रहा है स्टूडेंट, ये श्वसन तंत्र से संबंधित है। क्यों, कैसे पहचाना हमने, फेफड़ा। अब बताओ, फेफड़ा जो है, फेफड़ा जो है इसमें किस में आएगा, तो देखो हमको पता है मनुष्य में होता है, खोजो भला मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य नहीं है, ओके। लेकिन यहाँ पे मेढक, मेढक दो है बोलोगे तो बोलोगे सर ये तो गलत है, लेकिन ना, मेढक जो होता है वो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, तो इसलिए उसके आंसर तो दो होने ही है। चलो, इससे नहीं बना, और बनाओ। ये क्या दिख रहा है भाई, देखो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, त्वची श्वसन दिख रहा है। चलो, इसको तो मैंने क्लिक ही नहीं किया है। चलिए, हमको मिला क्या, त्वची श्वसन। त्वची श्वसन का मतलब क्या हुआ, त्वची श्वसन का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है त्वचा, त्वचा से श्वसन करने वाला। तो दिमाग लगाओ भला क्या हो सकता है, कीट तो नहीं हो सकते, इतना तो पता है। मेढक जल के बाहर है, जल के अंदर है, तो ये हो नहीं सकता। हाइड्रा अपने को नहीं पता, आगे बढ़ो। कीट तो नहीं, बचा क्या, केचुआ, ये थोड़ा सा लग रहा है। क्यों, त्वची श्वसन मतलब, त्वची मतलब होता है आपका ऑर्गन्स, सेंस, त्वचा, सॉरी। तो आप लोगों ने अर्थवर्म को देखा होगा आप लोगों ने कि अर्थवर्म कैसा होता है, ठीक है ना। तो वो त्वचा से क्या करता है, वो श्वसन करता है। तो यस, हमारा आंसर क्या मिल गया, पहला का 5वां। अब देखो भला, पहला का 5वां, यस, खत्म, और देखने की जरूरत नहीं है। पहला का 5वां हो गया। फिर दूसरा है श्वास नाल, श्वास नाल में आ गया क्या आपका, कीट आ गया। फिर क्लोम में मेढक आ गया, विसरण में हाइड्रा आ गया, और फेफड़ा में क्या आ गया, हाइड्रा। फेफड़ा और क्लोम क्यों आया, क्योंकि मछली को भी आप लोगों ने देखा होगा गिल्स, क्लोम, तो वो क्योंकि जल वाले हो गए। फेफड़ा क्योंकि वो बाहर रह रहे हैं, समझ आया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए भाई, 13 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जा पहुंचे सेकंड लास्ट। देखिए, हमारे पास और क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं अभी उन क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, क्योंकि समय अवधि को ध्यान में रखते हुए इसको हम पढ़ेंगे कल, ठीक है ना। चलिए, मनुष्य के क्रियाशील लार ग्रंथि के 18 एक संख्या जोड़े। अरे ये 18 एक क्या हो गया है, ये हो गया प्रिंटिंग मिस्टेक। ये हमारी जो यहाँ पे क्या होता है, लार ग्रंथि होता है, लार ग्रंथि, उस कितने पेयर में होते हैं, कितने पेयर में होते हैं वो आपको बताना है। 1, 2, 3 की 4, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो सकता है। चलिए, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर है 3। क्या हो गया इसका राइट आंसर, 3। 3 जोड़ी इसमें क्या होता है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की क्या पाई जाती है, 3 संख्या, 3 जोड़ी में पाई जाती है, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन आज का, वैसे करना था स्टूडेंट 30 क्वेश्चन था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है बार बार, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि मैं इसमें सिर्फ आज 15 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अब 15 क्वेश्चन कब करेंगे अपन, कल करेंगे, ओके। क्या बोला जा रहा है, देखो, नर में गौण लैंगिक लवण उत्पन्न करने वाला हार्मोन। एक लाइन में अगर मैं बोलूं, अभी हमने सेक्स हार्मोन पढ़ा था,
एक्स वाई एक्स एक्स करके। तो गर्ल्स में अलग हार्मोन्स होता है और बॉयज में अलग हार्मोन्स होता है, अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जैसे कि ज्यादातर अगर देखोगे कि गर्ल्स में अगर हार्मोन का सिक्रेशन होता है, बॉयज में होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा एक एज के बाद क्या होता है, आप लोगों ने देखा आवाज का भारीपन होना, क्या होता है कि चेहरों में क्या होना, अगल बगल वाले भागों में क्या होना, बाल हेयर्स का आना, ठीक है। सेम गर्ल्स के साथ भी होता है, अलग अलग क्या होता है, सिक्रेशन होता है हार्मोन्स का। तो वो हार्मोन के नाम पूछा जा रहा है, और किस में पूछा है ये, नर में, मतलब कि बॉयज में यानी कि मेल में। तो याद रखो क्या बोला जा रहा है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और टेस्टोस्टेरॉन। तो आपको याद रखना है कि बॉयज में होते हैं क्या, टेस्टिस होते हैं, तो इसलिए क्या आ जाएगा राइट आंसर, टेस्टोस्टेरॉन। क्या हो जाएगा भाई, टेस्टोस्टेरॉन। तो बाकी बचा वो क्या, बाकी बचा वो फीमेल में होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। देखो एक प्रश्न से आपके 4 आंसर बन रहे हैं स्टूडेंट, या 1 से 2 बन जाएंगे। जैसे अभी हमने मैच द कॉलम किया, मैच द कॉलम से आपके 5 क्वेश्चन बन गया, ठीक है। सेम देखो यहाँ पे एक ही बना, चलो लेकिन यहाँ से कितने बन गए, 2। मेल का भी पता चल गया और फीमेल का भी। मेल में क्या था आपका, टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट आज की क्लास। 15 क्वेश्चन का जो था आज हमने आपके लिए लेके आए थे, ठीक है। 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये आज का यह क्लास जो होगा वो बिल्कुल समझ आया होगा, ऐसा मेरा एक प्रयास था। अच्छा लगा होगा तो फिर आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एक काम और बोलूँगा, जिस तरह से आपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से हमें लाइक किए थे, तो मुझे बहुत अच्छा एक मोटिवेट मिला था। मैं और चाहूँगा कि हमारा जो ये लाइक जो है, वीडियो आप बहुत देखते हैं नो डाउट, लेकिन आपको करना क्या रहेगा, लाइक का बटन दबा देना है बस। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।